हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे। आज हम फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी और जेनेटिक्स का 2020 का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो हमारा ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो आप इसमें पूरे लास्ट तक बने रहें, जिससे आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन यहाँ पे आपको मिल जाए। इसमें हमारा सेक्शन ए में फार्माकोलॉजी का हम स्टार्ट करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है डिफाइन एंटीबायोटिक। ये क्वेश्चन हमने 2080 का जो एमपीएमएसयू का अपना पेपर है उसमें हमने सॉल्व कर लिया है। मैं आपको इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। हमारा सेकंड क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ सल्फोनामाइड। ये क्वेश्चन भी हमने 2018 के एमपीएमएसयू में सॉल्व किया है। इसकी भी आपको लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख लें। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है राइट इन डिटेल फार्माकोलॉजिकल एक्शन नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सल्फोनामाइड। ये क्वेश्चन में हमने 2018 में देख लिया है, तो आपको इसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से इन सब क्वेश्चनों को पढ़ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स एनी थ्री। 5 मार्क्स के आए हैं शॉर्ट नोट्स, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। ये क्वेश्चन भी हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं फिर से आपको इसमें डिटेल में बताऊंगी। हाइपरटेंशन इज द डिसीज कैरेक्टराइज्ड बाय द एबनॉर्मल हाई ब्लड प्रेशर। जो हाइपरटेंशन होता है उसमें क्या होता है, ब्लड प्रेशर हमारा इंक्रीज हो जाता है। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। फर्स्ट आ जाएगी बीटा ब्लॉकर, नेक्स्ट है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एसीई इनहिबिटर, फिर डायरेटिक्स, बेसोडाइलेटर और एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट। ये सब क्या है, क्लासिफिकेशन है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के। अब हम एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। जैसे बीटा ब्लॉकर, उसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, एटेनोलॉल आती है, टिमोलॉल आती है, मेटोप्रोलॉल आती है, प्रोपेनोलॉल आती है। फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में कौन कौन सी आती है, निफिडिपिन आती है, एमिनोडिपिन आती है, बेरापेमिल आती है और डिल्टियाजैम आती है। फिर नेक्स्ट आ जाता है एसी इनहिबिटर। इसमें कौन सी आती है, कैप्टोप्रिल आती है, रिमीप्रिल आती है, लिस्नोप्रिल आती है, एनालाप्रिल आती है। फिर यहाँ पे 4 देखते हैं हम डायरेटिक्स। इसमें एग्जाम्पल में क्या रहेगा, फ्रूसेमाइड रहेगी, एमिलोडाइड रहेगी, स्पाइरोनोलैक्टोन रहेगी। फिर वैसोडाइलेटर्स में आ जाएगी हाइड्रोलाजिन आ जाएगी, मिनॉक्सिड्रिल, इचोक्साइड। फिर आ जाएगी 6 में आ जाएगी एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट आ जाएगी, इसमें रहेगी लोसार्टन। बीटा ब्लॉकर्स देख लेते हैं। बीटा ब्लॉकर में कौन कौन क्या क्या होता है करके। मोड ऑफ एक्शन रहने वाला है बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर कॉज द बेसोकॉन्स्ट्रिक्शन इन ब्लड वेसल। जो बीटा ब्लॉकर है वो क्या करवाएगी, बेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगी। थस दीज ड्रग्स प्रिवेंट स्टिमुलेशन ऑफ बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम देयर वाई डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। जिससे क्या होगा, कार्डियक आउटपुट इसका कम हो जाएगा। इसके एग्जांपल में हम देख लेते हैं एटेनोलॉल, ये 50 to 100 mg बीडी ओरली दिया जाता है। टिमोलॉल होती है जो 10 to 20 mg ओरली ट्वाइस अ डे देते हैं। प्रोपेनोलॉल होती है 20 to 80 mg ओरली दिया जाता है। नेक्स्ट है बीटा ब्लॉकर में बिटॉक्सोलॉल, ये होती है 10 mg ओरली बीडी देते हैं। फिर 5th में आ जाएगी मेटोप्रोलॉल 50 mg एवरी 4 to 6 आवर्स में दी जाती है। फिर इसका इंडिकेशन देख लेते हैं, टू ट्रीट द माइल्ड हाइपरटेंशन और एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस में क्या होता है, चेस्ट पेन होता है। फिर हम इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन या फिर प्रिकॉशन देख लेते हैं, जिसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पेशेंट विद अस्थमा, साइनस ब्रेडिकार्डिया, कार्डियोजेनिक शॉक, सेकेंड एंड थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। मतलब इस टाइम में हम पेशेंट को नहीं देते हैं। जब पेशेंट को अस्थमा उस टाइम में भी नहीं देना है, साइनस ब्रेडिकार्डिया कार्डियोजेनिक शॉक इस टाइम में भी नहीं देना है, या फिर सेकंड या थर्ड डिग्री अगर हार्ट ब्लॉक है उस टाइम में भी इस ड्रग का यूज़ हमें नहीं करना है। फिर यूज़ दीज ड्रग्स द कॉजेसली इन प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन, इट इज़ द दोस्त द इम्पेयर्ड हेपेटिक फंक्शन। हमें जो प्रेग्नेंट वुमेन है या लैक्टेटिंग वुमेन है उनको भी इस ड्रग्स का यूज़ उस टाइम में हमें नहीं करना है। अब हम इसके एडवर्स इफेक्ट देख लेते हैं। इसमें आ जाएगा ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया होता है, फटीक होता है और नोजिया वॉमिटिंग होती है। फिर इसका ड्रग इंट्रैक्शन में आ जाएगा दीज ड्रग कॉज द एडिटिव हाइपरटेंसिव व्हेन यूज द कॉन्करेंटली विथ एल्कोहल एंड एंटी हाइपरटेंसिव एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी में रहेगी डू नॉट डिसकंटिन्यू ड्रग एब्रप्शन। मतलब अगर इस ड्रग को हम लेने स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कोई हाइपरटेंसिव का पेशेंट है, अगर वो इस ड्रग्स को ले रहा है तो उसे किसी भी दिन स्किप नहीं करना है, उसको डेली ही ड्रग्स को ये वाली लेना है। जितना डॉक्टर ने एडवाइस किया है उतना उसको लेना है कंटिन्यूसली। फिर जाएगी एडमिनिस्टर प्रोपेनोलॉल कंटिन्यूसली विद द फूड में इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन।
जो प्रोपेनोलोल ड्रग्स है उसको हमें फूड के साथ में लेना है, जो उसका क्या करेगी, एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ कर देगी। अभी हमने बीटा ब्लॉकर के बारे में पढ़े, अब हम एक ड्रग के बारे में और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ये भी इंपॉर्टेंट ड्रग है। इसकी हम पहले मोड ऑफ एक्शन देखते हैं, जिसमें आ जाएगा दे आर केमिकली डिफरेंट बट फार्माकोलॉजी सिमिलर ड्रग, they have common mechanism of action. They block the entry of calcium ion into the smooth and cardiac muscle cells that deal the decrease intracellular calcium ion, thereby the smooth muscle relaxation lead to the vasodilation. तो इसमें क्या होता है, जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती है वो क्या करती है, कैल्शियम आयन को, उसकी एंट्री को क्या कर देती है, क्लोज कर देती है। देख लेते हैं, ब्लॉक द एंट्री ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम द एंटरिंग द सेल में एंटर होने से कैल्शियम को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। उसके बाद में क्या होता है, डिक्रीज इंट्रासेलुलर C+ आयन, जो इंट्रासेलुलर कैल्शियम आयन है उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे स्मूथ मसल रिलैक्सेशन होगा। फिर उसके बाद में वैसोडाइलेशन होगा। ये इसका मोड ऑफ एक्शन था। फिर हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, जिसमें आ जाएगा एम्लोडिपिन 5 to 10 mg OD देते हैं, बेरापेमिल 80 mg TDS ओरली देते हैं। फिर आ जाएगा निफिडिपिन 30 to 60 mg ओरली OD देते हैं। फिर डिल्टियाजैम है 80 to 180 mg ओरली देते हैं। फिर आ जाएगी परहेक्सिलिन 200 to 400 mg डेली इन डिवाइडेड डोज में दी जाती है। फिर हम इसके इंडिकेशन देख लेते हैं या यूजेज टू ट्रीट द माइल्ड हाइपरटेंशन और एंजाइना पेक्टोरिस, मतलब इसके इंडिकेशन भी सेम बीटा ब्लॉकर जैसे ही रहने वाले हैं। इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन देख लेते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी इसके बीटा ब्लॉकर जैसे ही रहने वाले हैं, जिसमें हम जैसे हमने बीटा ब्लॉकर में अस्थमा वाले को नहीं दिया था, साइनस ब्रेडिकार्डिया, जेनिक शॉक, सेकंड या थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, इसको नहीं देना है, प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं देना है, लैक्टेटिंग वुमेन को नहीं देना है। फिर इसके एडवर्स इफेक्ट हम देख लेते हैं। इसमें जाएगी डिजीनेस होगी, AV ब्लॉक्स, एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक्स, फिर आ जाएगी हेडेक, एडिमा, फ्लसिंग और नोजिया, इसके एडवर्स इफेक्ट हो गए। अब हम इसके ड्रग इंट्रैक्शन देख लेते हैं। इसमें आ जाएगा दे में इंक्रीज द रिस्क ऑफ डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी व्हेन यूज्ड विथ डिजॉक्सिन। जब हम डिजॉक्सिन को यूज़ करते हैं तो उस टाइम में डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी होने के चांसेस रहते हैं। फिर आ जाएगा मे कॉज द हार्ड ब्लॉक व्हेन यूज इन द अदर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। फिर हम इसकी नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लेते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रखना चाहिए। फिर नर्सेस शुड नो दैट द निफेडिपिन में बी गिवन सबलिंगुअली। तो जो नर्सेस है उसको ये रिमेंबर रहना चाहिए कि जो निफेडिपिन है उसको क्या देना है, सबलिंगुअली दिया जाता है। फिर आ जाएगी वॉर्न पेशेंट नॉट टू स्टॉप ड्रग एब्रप्शन, कंटिन्यूअसली ड्रग लेना है अगर डॉक्टर ने उसको एडवाइस किया है तो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 2 का B, ब्रोंकोडाइलेटर। ये क्वेश्चन हमने 2019 में सॉल्व कर लिया है, मैं आपको इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है NSAID। ये क्वेश्चन भी हमने 2018 में सॉल्व कर लिया है, मैं आपको इसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 2 का D, जिसमें व्हाट प्रिकॉशन यू विल टेक बिफोर एंड ड्यूरिंग इन्फ्यूज़न ड्रिप। इसमें पूछा गया है कि हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए जब हम इन्फ्यूज़न को स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले, और इन्फ्यूज़न जब हमारा बीच में चल रहा है स्टार्ट करने के बाद में ख़त्म होने के पहले तक, उस टाइम में ड्यूरिंग इन्फ्यूज़न हमें क्या प्रिकॉशन लेना है, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें हम देख लेते हैं, एडमिनिस्टर एन इन्फ्यूज़न रिक्वायर केयरफुली प्रिकॉशन टू एंश्योर पेशेंट सेफली एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। अगर हम पेशेंट को इन्फ्यूज़न लगा रहे हैं, IV ड्रिप्स लगा रहे हैं, तो उस टाइम में हमें क्या करना है, पेशेंट को हमें सेफली प्रोवाइड करना है और उसको कॉम्प्लिकेशन होने से बचाना है। तो हम पहले देख लेते हैं कि हमें स्टार्ट करने से पहले, इन्फ्यूज़न को स्टार्ट करने से पहले हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो फर्स्ट आ जाएगा वेरीफाई द प्रिस्क्रिप्शन। हमें प्रिस्क्रिप्शन को पहले वेरीफाई करना है कि डॉक्टर ने क्या एडवाइस किया है। अगर RLNS जो भी हमें डॉक्टर ने एडवाइस किया है वही हमें पेशेंट को इन्फ्यूज़न देना है। फिर है कन्फर्म पेशेंट आइडेंटिटी। फिर उसके बाद में हमें पेशेंट को आइडेंटिटी कन्फर्म करना है, जैसे ID बेल्ट्स होते हैं, हम पेशेंट अगर कॉन्शियस है तो हम पेशेंट से भी पूछ सकते हैं। तो इस टाइप से हमें क्या करना है, पेशेंट की आइडेंटिटी को कंफर्म करना है कि हाँ यही पेशेंट है जिसको डॉक्टर ने ये एडवाइस किया है, तो हमें उसको वही ड्रिप हमें लगानी है। फिर आ जाएगा असेस द पेशेंट। पेशेंट को हमें असेस करना है कि उसको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही है। फिर नेक्स्ट हमारा जाएगा प्रिपेयर इक्विपमेंट। हमें इक्विपमेंट प्रिपेयर करना है कि हमें क्या क्या
उस टाइम में इक्विपमेंट्स लगने वाले हैं इन्फ्यूज़न को स्टार्ट करते टाइम। फिर नेक्स्ट जाएगा चेक द आईवी फ्लूइड्स, हमें आईवी फ्लूइड्स को चेक करना है, उसकी एक्सपायरी डेट हमें चेक करनी है और क्या क्या कंपोजिशन है उसमें वो देखना है और डॉक्टर ने क्या एडवाइस किया है उससे हमें मैच करना है। फिर आ जाएगा मेंटेन एसेप्टिक टेक्निक, हमें एसेप्टिक टेक्निक को वहाँ पे मेंटेन करके रखना है, किसी प्रकार का हमें सेप्सिस वहाँ पे पेशेंट को गिफ्ट में नहीं देना है। फिर आ जाएगा चूज़ द राइट वेन, हमें राइट वेन को चूज़ करना है कि हमें कौन सी वेन में, डोर्सल में हमें मिल रहा है या फिर हमें ब्रेकियोसेफेलिक में मिल रहा है, हमें कौन सी वेन में मिल रहा है अच्छा खासा वेन्स। उस टाइम में हमें वेन को असेस करना है, अच्छे से चूज़ करना है। फिर आ जाएगा प्राइम द आईवी लाइन, फिर हमें क्या करना है, आईवी लाइन्स को लगाना है। फिर हम देख लेते हैं ड्यूरिंग द इन्फ्यूज़न हमें क्या क्या करना है। फर्स्ट आ जाएगा मॉनिटर द आईवी साइट, जो आईवी साइट जहाँ पे हमने पेशेंट को आईवी ड्रिप्स हम चढ़ा रहे हैं, लगा रहे हैं, वो वाली वेन को हमें क्या करना है, आईवी साइट को हमें चेक करना है, मॉनिटर करना। ऑब्जर्व फॉर रिएक्शन, पेशेंट को किसी प्रकार का कोई भी अगर रिएक्शन होता है तो उस टाइम में हमें जो हमारा आईवी फ्लूइड्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, आईवी ड्रिप्स दे रहे हैं, उसको हमें तुरंत स्टॉप करना है और डॉक्टर को वहाँ पे हमें इन्फॉर्म करना है और उसको हमें रिएक्शन को क्या करना, ऑब्जर्व करते रहना। फिर है एंश्योर प्रॉपर फ्लो रेट, हमें फ्लो रेट भी प्रॉपर रखनी है क्योंकि वेट और डिसीज़ के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, जो आईवी ड्रिप्स होती है, इन्फ्यूज़न होती है, उसकी फ्लो रेट को डिसाइड किया जाता है। तो जिसमें हमें जितना हमें डॉक्टर एडवाइस करता है उसी फ्लो रेट से हमें क्या करना है, इन्फ्यूज़न ड्रिप्स को हमें चलाना है। फिर है प्रिवेंट एयर एम्बोलिज्म, हमें एयर एम्बोलिज्म को प्रिवेंट करना है। कई बार क्या होता है, जब हम कैनुला से आईवी सेट को निकालते हैं तो उस टाइम में थोड़ी सी स्मॉल अमाउंट में एयर एम्बोलिज्म वहाँ पे एंटर होने के चांसेस रहते हैं जब हम फिर से लगाते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले आईवी लाइन को हमें क्लियर करना है, उसके बाद ही हमें क्या करना है, कैनुला में या स्कैल्प पेन में हमें जो आईवी सेट्स है उसको हमें लगाना है, मतलब उसमें फ्लूइड होना चाहिए, एयर किसी भी प्रकार की फिल नहीं होनी चाहिए। फिर आ जाएगी एंश्योर द कैथेटर, जो हमने वहाँ पे कैथेटर यूज़ किया है उसको हमें एंश्योर करना है कि ये प्रॉपर तरीके से लगा है या नहीं लगा है। अगर प्रॉपर तरीके से नहीं लगा होता तो वहाँ पे स्वेलिंग और पेन पेशेंट को होने लगता है, उस टाइम में हमें जो हमने कैथेटर लगाया है उसको हमें रिमूव करना है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा एजुकेट द पेशेंट, हमें पेशेंट को एजुकेट करना है, उसके हमें अगर किसी प्रकार के उसमें साइड इफ़ेक्ट है तो वो हमें पेशेंट को बताना है, अगर जो भी उसको प्रिकॉशंस रखना चाहिए पेशेंट को वो सब हमें उस टाइम में उसको टीच करना। फिर है डॉक्यूमेंट द इन्फ्यूजन, ये सब प्रोसेस होने के बाद में हमें जो हमने प्रोसीजर वहाँ पे किया है उसको हमें डॉक्यूमेंट कर देना है उसकी पेशेंट की फ़ाइल में, जिससे ये कंफर्म हो सके कि हमने ये प्रोसीजर डन किया है और हमारे नेक्स्ट स्टाफ को भी पता चल सके कि हमने प्रोसीजर ये डन किया है। इसलिए हमें क्या करना, डॉक्यूमेंटेशन मस्ट होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 3, शॉर्ट नोट्स आंसर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है यूज़ ऑफ एस्पिरिन, तो इसमें आ जाएगा रोमेटिक फीवर, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस और डिसमेनोरिया। अब हम इसके देख लेते, पेन रिलीफ करने के लिए, फीवर रिडक्शन के लिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन होता है, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ में, प्रिवेंटिंग ब्लड क्लॉट, माइग्रेशन ट्रीटमेंट एंड पोस्ट सर्जरी एंड पोस्ट स्टैंड प्लेसमेंट, इस टाइम में एस्पिरिन का यूज़ किया जाता है। फिर हमारी नेक्स्ट आ जाती है डिफाइन फार्माकोडायनेमिक, यहाँ पे हमें बोला गया है कि फार्माकोडायनेमिक को हमें डिफाइन करना है, तो यह जाएगी इट इज़ व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, मतलब जो ड्रग्स है वो बॉडी के साथ में क्या करती है, फार्माकोडायनेमिक का यहाँ पे मीन्स होता है। इट इंक्लूड्स द फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल इफेक्ट ऑफ द ड्रग एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मतलब ड्रग बॉडी के साथ में क्या करती है, तो क्या करती है उसका फिजियोलॉजिकल एक्शन बताती है, मैकेनिज्म बताती है, वहाँ पे क्या क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं ड्रग से हमारी बॉडी में, वो सब यहाँ पे फार्माकोडायनेमिक में आता है। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। फार्माकोडायनेमिक इज डिफाइन एज द व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी इन द स्टडी ऑफ मैकेनिज्म वाई विच ड्रग्स एक्ट इन द बॉडी, मतलब ड्रग क्या एक्ट कर रही है बॉडी के साथ में, ये यहाँ पे आ जाता है फार्माकोडायनेमिक में। हम इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। फार्माकोडायनेमिक इज हाउ द ड्रग एक्ट ऑन द बॉडी, द मोड ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग इज द एक्शन इज सेल्युलर एंड मोलिकुलर लेवल एंड थेराप्यूटिक एक्शन इज द एंड रिजल्ट ऑफ ड्रग एक्शन, ये इसकी सेकेंड डेफिनेशन हो गई। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइड इफेक्ट ऑफ पेनिसिलिन, हमें यहाँ पे पेनिसिलिन की साइड इफेक्ट बताना है, जिसमें फर्स्ट आ जाएगा पेन एंड इरिटेशन इन इंट्रामस्कुलर आईएम इंजेक्शन साइट, अगर इंजेक्शन
इंट्रामस्कुलर हम इंजेक्शन प्रोवाइड किए जाते हैं तो वहाँ पे पेन और इरिटेशन देखने को मिलता है। फिर नोजिया वॉमिटिंग इन ओरल इंजेक्शन, अगर ओरली पेशेंट को मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेट की जाती है पेनिसिलिन, तो वो क्या करती है, नोजिया कॉज करती है। फिर मेंटल कन्फ्यूजन कॉज करती है। फिर आ जाएगी मस्कुलर ट्विचिंग होती है। फिर कन्वल्जन और कोमा, ये इसके क्या है, साइड इफेक्ट हैं पेनिसिलिन के। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ड्रग्स यूज इन एंजाइना पेक्टोरिस, मतलब हमें दो ड्रग्स के नाम बताने हैं जो एंजाइना पेक्टोरिस में यूज़ होती है। फर्स्ट आ जाएगी बीटा ब्लॉकर, एग्जांपल में एटेनोलोल, प्रेपेनोलोल, बेटक्सोलोल, टिमोलोल और मेटोप्रोलोल। फिर आ जाएगी सेकंड नाइट्रेट्स, इसमें जाएगी नाइट्रोग्लिसरीन। फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एम्लोडिपिन, बेराप्रेमिल, निफेडिपिन, डिल्टियाजेम और पाराक्सिलिन, ये सब इसके क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, टू यूजेस ऑफ हेपेरिन, हमें हेपेरिन के टू यूजेस बताने हैं, जिसमें आ जाएगा मेनली यूज द स्लो डाउन एंड प्रिवेंट द एक्सटेंशन ऑफ ब्लड क्लॉट। फिर नेक्स्ट आ जाएगा यूज द कॉजन वाइल गिविंग एनी मेडिकेशन बाय IM रूट्स। फिर नेक्स्ट आ जाएगा मॉनिटर द हेमेचूरिया, एपिस्टेक्सिस मतलब नोज ब्लीडिंग। फिर जाएगा इकाइमोसिस एंड हेमाटोमा। सेक्शन बी पैथोलॉजी और जेनेटिक्स के यहाँ पे क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, डिफाइन ट्यूबरकुलोसिस एंड डिस्क्राइब इट पैथोलॉजी। हमें ट्यूबरकुलोसिस को डिफाइन करना और इसको पैथोलॉजी को बताना। सबसे पहले हम देख लेते हैं ट्यूबरकुलोसिस। Tuberculosis is the highly contagious infection disease primarily affect the lungs caused by the bacterial Mycobacterium tuberculosis and transmitted through airborne droplet। जो ट्यूबरकुलोसिस होती है वो क्या है, कंटेजिनियस डिसीज होती है। किससे कॉज होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से कॉज होती है। फिर इसके हम नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं, जिसमें जाएगा ट्यूबरकुलोसिस इज द इन्फेक्शियस डिसीज। क्या है, इन्फेक्शियस डिसीज है। प्राइमरली अफेक्ट द लंग पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा ऑफ लंग्स को क्या करती है, अफेक्ट करती है। फिर कॉज्ड बाय द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को कॉज करता है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा, इट में स्प्रेड टू एनी पार्ट ऑफ बॉडी इंक्लूडिंग मेनिंजेस, किडनी, बोन्स एंड लिम्फ नोड्स। फिर इसकी हम पैथोफिजियोलॉजी देख लें, जिसमें फर्स्ट आ जाएगा माइकोबैक्टीरियम बेसिलाई इनहेल, हम क्या करते हैं, माइकोबैक्टीरियम बेसिलाई को इनहेल करते हैं बाय द एयरबॉर्न। फिर नेक्स्ट आ जाएगा, उसमें लीड्स टू ट्रांसमिटेड टू एयर टू एल्वुलाई, फिर वो ट्रांसमिट होता है किससे, एयर के साथ में एल्वुलाई में जाता है। फिर वहाँ पे क्या करता है, एल्वुलाई में मल्टीप्लिकेशन करता है। फिर लीड्स टू हो जाएगा क्या, ट्रांसफर टू लिम्फ सिस्टम, फिर वहाँ से कहाँ चला जाता है, लिम्फ सिस्टम में चला जाता है, ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड किडनी बोन्स यहाँ पे ये फैल जाता है। फिर उसके बाद में इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्ड करता है। फिर लीड्स टू आ जाएगा फैगोसाइटिक इंगल्फ टू मैनी बैक्टीरिया। फिर लीड्स टू टीबी लिम्फोसाइट्स बेसिलाई स्प्रेड इन नॉर्मल टिश्यू, जो टीबी के बेसिलाई हैं वो क्या करते हैं, नॉर्मल टिश्यू में भी ये स्प्रेड हो जाते हैं। फिर एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सुडेट इन एल्वुलाई, एल्वुलाई में क्या होता है, एक्सुडेट को वो एक्यूमुलेट करते हैं, इकट्ठा करते हैं। फिर आ जाएगा ब्रोंको निमोनिया, सबसे पहले क्या हो जाएगा यहाँ पे, ब्रोंको निमोनिया हो जाएगा। अब हम इसके पैथोलॉजिकल चेंजेस देख लेते हैं ट्यूबरकुलोसिस के, जिसमें ग्रोस मॉर्फोलॉजी में रहने वाला है प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस। प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस में गोन कॉम्प्लेक्स हम देखते हैं, तो इसमें रहेगी ये सिंपल firm dry white nodules in the lobular part of upper lobes and the upper part of the lower lobes of the lungs। तो इसमें क्या रहेगा, स्मॉल दिखाई देगी हमें, फर्म दिखाई देगी और ग्रे वाइटिस यहाँ पे नोड्यूल्स हमें देखने को मिलेंगे। फिर आ जाएगी केस नेक्रोसिस इन सेंटर, सेंटर में हमें केसियस नेक्रोसिस यहाँ पे देखने को मिलेगी। फिर आ जाएगी रीजनल लिम्फ नोड इन्वॉल्व फॉर्मिंग द गोन कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पे जो रीजनल लिम्फ नोड रहेंगे वो क्या करेंगे, गोन कॉम्प्लेक्स को बनाने में हेल्प करेंगे। फिर आ जाएगा माई हील विथ फाइब्रोसिस एंड कैल्सिफिकेशन। नेक्स्ट आ जाएगा माइक्रोस्कोपिक चेंजेस, हम देख लेते हैं हिस्टोपैथोलॉजी। इसमें ग्रेन्यूला फॉर्मेशन होगा इसमें, फिर है एसिड फास्ट वेसिलाई स्टेनिंग करेगी, फिर फाइब्रोसिस होंगे और कैल्सिफिकेशन यहाँ पे हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पेरिकार्डियल इफ्यूजन। यहाँ पे हमें पेरिकार्डियल इफ्यूजन पूछा गया है 2 मार्क्स में। तो क्या है, द पेरिकार्डियल सैक कंटेन द अराउंड 30 to 50 ml ऑफ फ्लूइड, इट इज द क्लियर स्ट्रॉ कलर सीरस फ्लूइड वेरियस कंडीशन दैट रिजल्ट द एक्यूमुलेशन ऑफ मोर फ्लूइड इन दिस कैविटी, दिस कॉल्ड द पेरिकार्डियल इफ्यूजन। तो जो पेरिकार्डियम होती है, सैक होती है, उसमें 30 to 50 ml क्या होता है, फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है, मतलब भरा हुआ। तो और वो कैसा होता है, क्लियर होता है, स्ट्रॉ कलर होता है और सीरस फ्लूइड होता है।
ये उस सैक में क्या होता है, एक्यूमुलेट होता है, उस कैविटी के अंदर एक्यूमुलेट होता है, उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन। फिर आ जाएगा द फ्लूइड मे बी द सीरोसेंगोनियस और कैलस accumulation of serous fluid is seen in the congestive cardiac failure and hypoproteinemia. Accumulation of serosanguineous fluid is the seen in blunt chest trauma, malignancy or ruptured myocardial infarction. Caelus fluid accumulation is seen in mediastinal lymphatic obstruction. तो जो सीरस फ्लूइड होता है वो क्या होता है, सीरो सैंग्विनियस होता है, मतलब उसमें सीरस फ्लूइड भरा रहता है। फिर हम देख लेते हैं द अमाउंट ऑफ फ्लूइड एक्यूमुलेशन द वेरी। तो जो अमाउंट ऑफ फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है वो क्या करता है, वेरी करता है। इट में अप टू 1000 ml व्हेन द एक्यूमुलेशन इज स्लो। इन रैपिड एक्यूमुलेशन दैट कैन कॉज इवन विद द कलेक्शन ऑफ लिटिल as 250. It restricted the cardiac filling and during distoles causing cardiac tamponade. अगर जो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन है वो बहुत ज़्यादा होने लगता है तो ये डेथ को भी कॉज कर सकता है, और बहुत ज़्यादा अगर फ्लूइड हो जाता है तो उस टाइम में हम क्या करते हैं, उसको ड्रेन आउट करके बाहर निकालते हैं। फिर हम देख लेते हैं पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन अकर्स व्हेन टू मच फ्लूइड बिल्डअप इन सैक। तो जो पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन कब कॉज होता है, जब सैक में बहुत सारा फ्लूइड क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है। पेरिकार्डियल स्पेस अराउंड द हार्ट पोटेंशियली अफेक्टिंग इट्स फंक्शन। अगर हार्ट के आसपास बहुत सारा क्या रहेगा, फ्लूइड का रहेगा, पेरिकार्डियल इफ्यूजन वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाएगा, तो हार्ट के जो भी नॉर्मल फंक्शन है वो वहाँ पे प्रॉपर तरीके से बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगे, और उसको क्या करेंगे, उसके फंक्शन को डिस्टरप्शन होगा वहाँ पे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वाला है सेकंड का भी, जिसमें है डिस्कस द पैथोलॉजिकल चेंजेस टेकिंग इन द डिसीज कंडीशन। हमें इसमें क्या बताना है, पैथोलॉजिकल चेंजेस बताना है कि क्या पैथोलॉजिकल चेंजेस यहाँ पे होने वाली है पेरिकार्डियल इफ्यूजन में। तो हम इसकी सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ग्रॉस मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं। इसमें आ जाएगी द पेरिकार्डियल सैक एक्यूमुलेट्स इन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्लूइड। मतलब हमें जो पेरिकार्डियल सैक है वहाँ पे क्या दिखेगा, एक्यूमुलेशन ऑफ फूड, मतलब जो रहेगा उसका कलेक्शन वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, विच कैन वी द सीरस। वहाँ पे सीरस फ्लूइड रहने वाला है, और कैसे रहेगा, क्लियर रहेगा, स्ट्रॉ कलर रहेगा, इन वायरल एंड इडियोपैथिक कॉजेज। फिर रहेगा फिब्रिनस हेमरेजिक और प्लूरेंट रहने वाला है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा द पेरिकार्डियम में अपेयर द डिस्टेंडेस टेंस एंड स्मूथ एंड शीकोफाइब्रिन डिपोजिट एंड एडहेशन इज क्रोनिक कॉजेज। फिर हम इसकी माइक्रोस्कोपिक चेंजेस देख लेते हैं। माइक्रोस्कोपिक चेंजेस में क्या आ जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द ईटियोलॉजी एंड पेरिकार्डियम में एग्जिबिट इन्फ्लामेटरी एंड सेल इन्फ्लामेशन, न्यूट्रोफिल्स इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, लिम्फोसाइट्स इन वायरल एंड ऑटो इम्यून कंडीशंस। यहाँ पे हमें ये माइक्रोस्कोपिक चेंजेस में हमें इन्फ्लामेशन वगैरह, यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन इन्फ्लामेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट आ जाएगा फाइब्रिन डिपोजिशन, हेमरेज एंड नेक्रोसिस में भी प्रेजेंट इन सीवियर केसेस। बहुत सारे केसेस में हमें हेमरेज देखने को मिलेगा, नेक्रोसिस भी वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, ये फिर फिब्रिन डिपोजिशन यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट आ जाएगा क्रॉनिक केसेस में शो द फाइब्रोसिस, न्यूरोवेस्कुलराइजेशन एंड थिकंड पेरिकार्डियम लेयर ड्यू टू द रिकरेंट इन्फ्लेमेशन। अगर रिकरेंट इन्फ्लेमेशन वहाँ पे होता है तो पेरिकार्डियल लेयर का वहाँ पे क्या हमें देखने को मिलेगा, थिकनेस वहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। ये थी हमारी माइक्रोस्कोपिक चेंजेस, जिसमें हमने पढ़ लिया पैथोलॉजिकल चेंजेस में हमने ग्रॉस मॉर्फोलॉजी और माइक्रोस्कोपिक चेंजेस हमने देख लिए हैं पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है थर्ड का, ये डिफाइन पेप्टिक अल्सर, जिसमें हम देखने वाले हैं, इसमें रहेगा, ये हमने क्वेश्चन 2018 में पढ़ लिया है, मैं आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है राइट इट कॉजेस पैथोलॉजी, मतलब हमें पेप्टिक अल्सर की कॉजेस और पैथोलॉजी बताना है। ये क्वेश्चन भी हमने पढ़ लिए हैं, इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एनलिस्ट द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ पेप्टिक अल्सर, ये क्वेश्चन भी हमने पढ़ लिया है, इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। फिर हम देख लेते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम वाला क्वेश्चन हमें 2018 में पढ़ लिया है, इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है म्यूटेशन। क्या रहेगा, द म्यूटेशन इज डिफाइन एज द परमानेंट इनहेरिटेबल चेंजेस
इन डीएनए एंड बेस सीक्वेंस। तो जो म्यूटेशन होता है उसमें क्या होता है, डीएनए सीक्वेंस इसमें चेंज हो जाती है, जिसके कारण म्यूटेशन होता है। मतलब म्यूटेशन होता है उसमें क्या होता है, परमानेंट चेंजेस हो जाता है किसका, डीएनए बेस सीक्वेंस का। अब हम इसके टाइप्स देख लेते हैं। 2 टाइप्स के म्यूटेशन होते हैं, जिसमें फर्स्ट आ जाएगा क्रोमोसोमल एब्रेशन आ जाएगा और सेकंड आ जाएगा जीन म्यूटेशन। तो जो क्रोमोसोमल एब्रेशन या म्यूटेशन होता है उसमें क्या होता है, लार्ज सेक्शन ऑफ क्रोमोसोम कैन बी अल्टर्ड इन शिफ्टेड लीड्स टू चेंज इन द वे द जीन्स ऑन देम एंड एक्सप्रेस। तो जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन होता है उसमें क्या होता है, एक बड़ा पोर्शन डीएनए का या तो वहाँ से कट के हट जाता है या फिर कहीं और शिफ्ट हो जाता है, जिसके कारण ये क्रोमोसोमल म्यूटेशन होता है। क्रोमोसोमल म्यूटेशन इंक्लूड्स, जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन होता है उसमें क्या क्या होते हैं, ट्रांसलोकेशन होता है, इन्वर्जन होता है, डिलेशन होता है और नॉन डिसजंक्शन होता है। फिर हमारा जीन म्यूटेशन आता है। जीन म्यूटेशन में क्या जाता है, पॉइंट म्यूटेशन आर सिंगल बेस पेयर चेंजेस दीज आर। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन था उसमें क्या हो रहा था, पूरा एक बेस सीक्वेंस उठ के कहीं और शिफ्ट हो जा रहा था या डिलीट हो जा रहा था या फिर कहीं और लोकेशन उसकी शो कर रहा था, वहाँ पे वो क्रोमोसोमल में था। अब जीन म्यूटेशन में क्या रहेगा, पॉइंट म्यूटेशन, मतलब एक सिंगल बेस पेयर यहाँ पे ये तो डिलीट हो जाएगा या कहीं और ऐड हो जाएगा या फिर कट हो जाएगा यहाँ पे ये। तो हम इसके टाइप्स में देख लेते हैं क्या क्या आता है जीन म्यूटेशन में। फर्स्ट आता है सब्स्टिट्यूशन आता है, डिलेशन आता है और एडिशन आता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है ब्लड ग्रुप। ये क्वेश्चन भी हमने प्रीवियस ईयर में हमने पढ़ा हुआ है, तो मैं आपको इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। यहाँ पे हमारा 2020 का फार्मा पैथोजेनेटिक्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व होता है, यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। अगर आपको 2022 का भी पेपर सॉल्यूशन चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो आपको नोटिफिकेशन आएंगे बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे आपको जो नोटिफिकेशन आएंगे टाइम से टाइम आप उन क्वेश्चनों को पढ़ सकते हैं, नोट्स तैयार कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।